नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्या जी के में। मैं अजीत सिंह। दोस्त, ये अच्छी बात है कि हम लोग का अभी दिल्ली सल्तनत का बहुत ही अच्छा सेशन कंटिन्यू चल रहा है, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत के तहत हम लोग इसके ऊपर 3 क्लास से कर चुके हैं। कौन कौन सा? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और आज हमारा है सैयद वंश। इसके बाद एक क्लास और होगी लोधी वंश का। तो आज बहुत ही हमारा मतलब ये सैयद वंश है आज का टॉपिक, क्योंकि कंटिन्यू चल रहा है। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, सैयद वंश, और इससे आने वाले एग्जाम में हर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए अपना बात करते हैं अपना वंश का। दोस्त, सैयद वंश है जो कि 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक ये सत्ता में रहता है। यानी सैयद वंश का टोटल कार्यकाल रहा वो 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। दोस्त, जो सैयद वंश है ये कोई ज्यादा बड़ा वंश भी नहीं है। आप लोग देख चुके हैं कि 1451 एंड लगभग बात करें तो ये 34-35 वर्ष के आसपास में शासन करता है। तो 34-35 वर्ष तो ये वंश रहता है। तो इस वंश में ऐसा एक भी योग्य शासक नहीं आए हैं जो कि अपने सत्ता को काफी लंबा टाइम तक चलाए, विस्तार करे, ऐसा कोई नहीं आए हैं। यानी छोटे मोटे शासक आए हैं, कुछ काम करके चले जाते हैं। जो इस वंश में जो कार्य करते हैं, छोटा ही वंश है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि पढ़ना तो है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे आज इसको, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि इस वंश का संस्थापक, यानी सैयद वंश है, इसका संस्थापक की बात करें, इस वंश का संस्थापक कौन है? तो इस वंश का जो संस्थापक है वो है खिज्र खान। यानी सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान है, जो कि 1414 ईस्वी में इस वंश का स्थापना करते हैं। खिज्र खान ने तुगलक वंश का जो शासक थे नसरुद्दीन महमूद, उनको हत्या करके, और खिज्र खान ने सैयद वंश का स्थापना करता है। और खिज्र खान ने 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक शासन करता है। तो देखिए, खिज्र खान के बाद बहुत सारे इनके छोटे छोटे शासक हैं। उनको आप लोग क्रम समझ लीजिएगा ना, तो आने का क्रम क्या था आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रम समझते हैं। खिज्र खान ने स्थापना कर दिया तो हो गया खिज्र खान। यहाँ डायग्राम समझ लिए, फिर समझ में आ जाएगा। खिज्र खान के 2 लड़के, एक लड़का मुबारक शाह था, दूसरा फरीद खान था। तो खिज्र खान के जैसे मृत्यु हो गया तो खिज्र खान के बाद दूसरा जो शासक आया वो आया मुबारक शाह। यानी खिज्र खान के बाद कौन सा आया? मुबारक शाह। यदि खिज्र खान की बात करें तो खिज्र खान का शासन काल था, ये था 1400, यहाँ पर लिखा हुआ है 1414 से लेकर के 1414 से 1421 ईस्वी तक खिज्र खान रहता है। खिज्र खान के बाद नेक्स्ट जो शासक बनता है वो बनता है मुबारक शाह, जो कि 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक इसने शासन करते हैं। मुबारक शाह के बाद जो नेक्स्ट जो शासक बनता है वो इसका भाई फरीद खान नहीं, इसका लड़का, यानी अपना चाचा का लड़का, भाई का लड़का, इसका मतलब ये दोनों भाई था, भाई का ये लड़का बनता है, भतीजा हुआ इसका, ये हुआ मुबारक शाह। यानी मुबारक शाह के बाद अगला जो शासक आता है वो आता है मुहम्मद शाह। क्या गजब! मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह 1434 से लेकर के 1443 ईस्वी तक शासन करता है। और मुहम्मद शाह के बाद जो नेक्स्ट जो शासक आता है और इस वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो रहता है आलम शाह। यानी सब शाह है, याद रखिएगा। खिज्र खान के बाद सब शाह जितना शाह लगेगा ना वो सब सैयद वंश से था। सब ठीक है। मुबारक शाह, मुहम्मद शाह, आलम शाह। तो इस वंश के जो अंतिम शासक कौन रहते हैं? ये रहते हैं आलम शाह, जो कि 1443 से लेकर के 1451 ईस्वी तक शासन करते हैं। ये हम लोग समझिए शासन करने का क्रम क्या था। अब हम लोग समझते हैं इस वंश का अहमियत। दोस्त, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था तैमूर लंग। ऑलरेडी तुगलक वंश में वो एंट्री मारते हैं और नसीरुद्दीन के टाइम में वो आक्रमण करते हैं। और तैमूर लंग इस वंश में भी रहते हैं। खिज्र जो सैयद वंश है इस वंश में भी वो रहते हैं। और तैमूर लंग के साथ खिज्र खान मिल जाता है। तैमूर लंग और खिज्र खान दोनों मिल जाता है, और खिज्र खान ने तैमूर लंग की सहायता करता है। खिज्र खान तैमूर लंग को सहायता करता है, और तैमूर लंग इससे बहुत प्रभावित होता है खिज्र खान की सहायता से। खिज्र खान तैमूर लंग की सहायता करता है तो तैमूर लंग बहुत प्रभावित होता है, और प्रभावित होकर के
बहुत अच्छा काम कर दिया तैमूरलंग खिजर खां के लिए। प्रभावित होकर के तैमूरलंग ने खिजर खां को लाहौर एवं शिवपाल की सूबेदारी नियुक्त कर दी, तैमूरलंग ने। तो देखिए तैमूरलंग क्या किया कि खिजर खां को लाहौर एवं शिवपाल की सूबेदारी नियुक्त कर दी, वहां का सूबेदार बना दिया। ए खिजर खां, तो यहाँ तो है ये है, तू चल जा लाहौर और शिवपालपुर और वहां जाकर के तू पूरा सत्ता देखो। तो तैमूरलंग ही किया था, उसको भेजा था। क्लियर है? क्वेश्चन क्या आएगा कि लाहौर एवं शिवपाल की सूबेदारी किसको सौंपी गई थी? खिजर खां को सौंपी गई थी। क्लियर? अब देखिए इसके बाद खिजर खां वहां गया, अपना काम किया। उसके बाद खिजर खां दिल्ली को तो पूरा अच्छा तरीके से अपना कब्जा में लिया। कैसे भाई? तो देखिए खिजर खां ने दौलत खां, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था दौलत खां। तो खिजर खां ने दौलत खां को पराजित किया, पराजित करके दिल्ली पर अधिकार किया। अब क्वेश्चन आएगा कि दौलत खां को किसने पराजित किया? तो खिजर खां ने। तो खिजर खां दौलत खां को पराजित कर लिया और पराजित करके और खुद दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हाँ मैं दिल्ली पर हम शासन करेंगे। अब भाई पराजित हो ही गया है, इस टाइप में दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया खिजर खां। तो खिजर खां अच्छा काम किया थोड़ा, इसके बाद कोई विशेष कार्य इस वंश में नहीं हुआ है। लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सैयद के जो वंश थे सैयद के, चाहे वो मुबारक साहब, फरीद हो, मोहम्मद आलम हो, ये खुद लोग जितने भी लोग शासक था, ये लोग खुद स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते हैं। यानी सैयद जो था स्वयं को पैगंबर के वंशज मानते थे। यानी सैयद खान जो है, सैयद वंश है, खुद को बोला है हम लोग पैगंबर का वंशज हैं, और सत्ता कुछ है नहीं। बट कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन पूछता है कि खुद को पैगंबर का वंशज कौन लोग मानता था? वो मानते थे सैयद वंश वाले। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद मुबारक शाह जो व्यक्ति था, मुबारक शाह आता है। तो मुबारक शाह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन इंपॉर्टेंट है? तो मुबारक शाह ने सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण की। यानी मुबारक शाह जो व्यक्ति था, मुबारक, ऐसे मुबारक होगा, मुबारक शाह ने सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण किया। अब देखिए सुल्तान का तो बहुत लोग उपाधि धारण किया दोस्त, एक बहुत सारे शासक है सुल्तान की उपाधि धारण किया, तो अभी तो लोग गद्दी पर बैठते थे। तो सुल्तान का उपाधि मुबारक शाह को धारण किया है, शाह ने साथ में शाही का भी उपाधि धारण किया। तो पूछेगा शाही का उपाधि किसने धारण किया? तो मुबारक शाह ने। क्लियर है? अब देखिए एक व्यक्ति थे, यही मुबारक शाह जो शासक है, इसी के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे, व्यक्ति नहीं इतिहासकार रहते थे, जिसका नाम है अहमद सरहिंद। यानी मुबारक शाह के ही दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिसका नाम है अहमद सरहिंद। अहमद सरहिंद ने एक पुस्तक की रचना किया जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही, और इस पुस्तक में मुबारक शाह के बारे में, कुछ जीवनी के बारे में वर्णन किया गया है। गजब! मुबारक शाह के दरबार में एक इतिहासकार रहता था भाई, मुबारक शाह के दरबार में एक इतिहासकार रहते थे जिसका नाम है अहमद सरहिंद, और अहमद सरहिंद ने एक रचना किया क्या? तारीख ए मुबारक शाही। तो क्वेश्चन पूछेगा कि तारीख ए मुबारक शाही किसके द्वारा रचना किया गया है? अहमद सरहिंद द्वारा। इसमें क्या है? तो मुबारक शाह के बारे में और उस टाइम के जो दशाओं के बारे में वर्णन किया गया है। क्लियर? अब देखिए मुबारक शाह देखिए एक दो अच्छा काम भी किया है। मुबारक शाह एक शहर बसाया था जिसका नाम है मुबारकाबाद। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर का स्थापना किया। देखिए मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर का स्थापना किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुबारकाबाद शहर का स्थापना किसने कराया? मुबारक शाह ने, और एक इस शहर का स्थापना किया है। जब इस वंश का हम बात करें कि सैयद वंश का अंतिम शासक, क्योंकि ज्यादा कोई ये तो विस्तृत कोई सैयद वंश है नहीं, छोटी मोटी वंश है, लेकिन जहां से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उसको हम लोग कवर किए हैं, सिर्फ उसको देखे हैं। यदि इस वंश का अंतिम शासक की बात करें वो था आलम शाह, जो कि मैं यहाँ भी बताया हूँ, आलम शाह। यहाँ में इस वंश से दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा सैयद वंश के संस्थापक
खींच रेखा, सैयद वंश का अंतिम शासक तो है आलम शाह। ठीक है, मुबारकाबाद शहर का स्थापना किसने किया? मुबारक शाह। तारीख मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई? अहमद सर हिंद द्वारा लिखी गई है। शाही की उपाधि किसने धारण किया? मुबारक शाह ने धारण किया। और स्वयं को पैगंबर के वंशज कौन मानते थे? वो मानते थे सैयद वंश वाले। क्लियर है? अब देखिए यहाँ दो, ये छोटी वंश में क्या बताऊं, जहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछता है मैं इसको आप लोग बता दिया। यानी इस वंश से जो एग्जाम में पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग कवर किए। कल हम लोग करेंगे लोधी वंश, और लोधी वंश बहुत ही तगड़ा वंश है भाई। ये तो छोटा वंश है, लोधी वंश बहुत ही तगड़ा वंश है, और कल हम लोग करेंगे लोधी वंश। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग पढ़े और सभी लोग आगे बढ़े। और कल हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में लोधी वंश में। तब तक ये वीडियो अच्छा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं कल हम लोग अगली वीडियो में दोस्त, तब तक जय हिंद।